Hi guys, welcome to lecture number 11. So in continuation with our last lecture, we were talking about different goals that we have to focus on in terms of agriculture. तो पहला goal था regarding growth, second goal was regarding equity, inclusivity, and the third goal that we have is regarding sustainability. So what does this mean? इसमें किस किस तरीके के challenges involved हैं? So that is something that we'll talk about. And then we'll start talking about what are some of the policies जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं ये तीनों तरीके के गोल्स को एड्रेस करने के लिए, विच इज द गोल ऑफ ग्रोथ, द गोल ऑफ इंक्लूसिविटी, एक्विटी एंड द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है। सो अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो पहले बात तो ये समझने की जरूरत है कि सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। सो इफ वी गो बाय डेफिनेशन, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स, दैट मीट्स the needs of the present, of the present without compromising the ability of the future generation, compromising the ability of the future generations to meet their own needs. And this particular definition was quoted by World Commission on Environment and Development in 1987। ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि ठीक है, आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लेवल पे, इस लेवल से इन चीजों को एग्जॉस्ट मत करो कि आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, या ओवर एक्सप्लॉइटेशन की स्टेज पे मत जाओ। ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी जो है एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में भी एक काफी बड़ा चैलेंज है, राइट। सस्टेनेबिलिटी एक की गोल है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अलाइनमेंट के थ्रू ही। तो क्या क्या तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉइटेशन? तो पहली बात तो देखो, आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। किस चीज की वजह से? एक्सेसिव इरिगेशन। बहुत ज्यादा इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा इरिगेशन भी अच्छी बात नहीं है। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना, फॉरेस्ट के फॉरेस्ट खाली हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग इनटू पिक्चर। लैंड इरोजन। सॉइल डिग्रेड होना, सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस होना बिकॉज ऑफ द वे द फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड। सो न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस, सॉइल इरोजन। और जो आप अलग अलग लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हो, मतलब एनिमल फार्मिंग करते हो, एनिमल रियरिंग करते हो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन भी देखने को मिलता है। इंटेंसिव लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। So these are the kind of challenges that are there in terms of sustainability. So if you've heard of the name the father of green revolution, मतलब जो इतना ज्यादा यील्ड राइस में, वीट में, सीरियल क्रॉप्स में ग्रो किया था, उसके लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, he's called the father of Indian green revolution या father of green revolution in India, father of
ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. So he was the one who introduced, high yielding varieties of crop, fertilizers, all these kind of things, जिसकी वजह से जो yield है वो grow कर सके. ठीक है, तो काफी बड़ा क्रेडिट इनको जाता है. तो ही ऑल्सो इन वन ऑफ हिज स्पीचेस मेंशन्ड कि देखो, आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो बात करते हो, लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसको आपको एवरग्रीन रेवोल्यूशन बना के रखना है. ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं यूज कर सकते. क्यों? क्योंकि उससे ओवरऑल सस्टेनेबल लेवल पे चीजें नहीं हो पाएंगी. तो आपको ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, लेकिन ये सस्टेनेबली बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक आपको बेनिफिट्स रीप करके इसके लिए आपको चीजें लिमिट के अंदर करनी पड़ेंगी. ठीक है, लेकिन व्हाट ही क्लेम्स, उन्होंने क्या क्लेम किया कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हमें ग्रीड रेवोल्यूशन बनता हुआ दिख रहा है. कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ग्रीड रेवोल्यूशन बनता हुआ दिख रहा है, कि पीपल आर जस्ट टेम्पटेड टू काइंड ऑफ ग्रो देयर यील्ड एज मच एज पॉसिबल. फिर उसके लिए उनको जितना एक्स्ट्रा इरिगेशन की जरूरत है, जितना एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, दे आर यूजिंग दैट. ठीक है, अब इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज भी हैं जो काफी इस चीज को प्रमोट करती हैं. जैसे बहुत सारी सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी है अलग अलग स्टेट्स में, सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर फार्मर्स. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब जैसे स्पेशली पंजाब और हरियाणा में इस तरीके की पॉलिसीज हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी होने पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है फार्मिंग पे. तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मेन यूसेज यहाँ पे क्रॉप्स के अंदर क्या आता है, पानी देने में, इरिगेशन के लिए. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता, तो लोग क्या करते हैं, अननेसेसरीली एक्सेसिवली, जितनी जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा इरिगेशन करते हैं. उसके वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है बोरवेल्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्विफर्स जो है दे आर गेटिंग ड्राइड अप. ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एक्विफर्स इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी. एक्विफर क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ लेयर ऑफ अंडरग्राउंड रॉक या सेडिमेंट जिसमें ग्राउंड वाटर होता है. तो बहुत ज्यादा आप पानी एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्विफर्स गेट ड्राइड अप, एंड इट्स लाइक कि आपका ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत नीचे चला जा रहा है. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एक्विफर्स. ठीक है, तो पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि आप ओवर इरिगेशन कर रहे हो बिकॉज ऑफ सच थिंग्स, कि लोग जो है अब ग्रीन रेवोल्यूशन को एक ग्रीड रेवोल्यूशन बना चुके हैं, जितना एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है उतना करना चाहिए. ऐसी सिचुएशन आ गई है. ठीक है, तो अब अगर हम लोग इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एग्रीकल्चर जो है, सो बेसिकली क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, राइट. तो एग्रीकल्चर भी एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन, राइट. तो एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, तो एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 13% ऑफ टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दिस वाज द फिगर इन 2000 का फिगर है ये. 13% एग्रीकल्चर वाज कंट्रीब्यूटिंग. एंड इसके साथ साथ जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, क्योंकि क्योंकि इतने सारे पेड़ जो हैं वो एमिशन को रोक के रखते हैं, और अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ेगा. तो अगर इसमें अगर अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन का डेटा भी ऐड कर दें, अगर तुम डिफॉरेस्टेशन का डेटा भी इसमें ऐड कर दोगे, तो जो टोटल एमिशंस है ना, दैट इज अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल एमिशंस.
30% of global greenhouse gas emission is through this plus this, which is a very huge contribution coming from a particular sector. तो ये काफी अलार्मिंग नंबर है हमारे लिए। अब इसी के अंदर अगर हम लोग ये देखें कि भाई एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटीज है जो एमिशन कॉज करती हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना, उसके अलावा राइस कल्टीवेशन के दौरान भी काफी एमिशन होता है। उसके अलावा इफ यू हैव सम लाइव स्टॉक्स, एनिमल रियरिंग इफ यू आर डूइंग, उसके अलावा रेसिड्यू बर्निंग, मतलब जब आपकी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई है और जो बची हुई पार्ट है उसका क्या करना है, उसको लोग जला देते हैं। पराली जलाना, दिस इज व्हाट इज बोलते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर जब दिवाली का टाइम आता है, तो दैट इज ऑल्सो यू नो दैट इज द सेम टाइम वेयर हरियाणा और पंजाब में हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है, एंड देन पीपल टू गेट रीड ऑफ जो भी बचा हुआ मटेरियल है क्रॉप का, उसको जला देते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड पराली जला दिया तुमने, क्योंकि वो क्विकली पूरी फसल साफ हो जाती है और अगले सीजन के लिए रेडी करना होता है बहुत ही क्विक मैनर में। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एमिशन हो रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर करने की वजह से भी एमिशन हो रहा है, मेन्योर मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉजिंग सम एमिशन। तो इनके अगर हम लोग परसेंटेजेस की बात करें, तो this is causing about 37% emission. This is causing about 11% emission. This is causing about 32% emission. This is causing about 13% emission. This is causing about 7% emission. अलग अलग gases। तो within agriculture, these are the different sorts of activities which is contributing to emissions. And अगर ये और ये इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जितना ग्रीन हाउस एमिट होता है उसका 30% इज कमिंग फ्रॉम दीज टू एक्टिविटीज विच इज एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। और जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसमें वाटर हो गया, लैंड हो गया, एनर्जी हो गई, आपके फॉरेस्ट हो गए, ये सबको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से यूज करने की जरूरत है। ठीक है, अब लोग तो जो हैं, लोग हमेशा इंसेंटिव्स पे एक्ट करते हैं कि उनको क्या इंसेंटिव है। अगर तुम फ्री इलेक्ट्रिसिटी रखोगे तो लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो प्रोटेक्ट करके रखे। अब उनको थोड़ी ना खर्चा कोई लग रहा है। आप ये थोड़ी सोचोगे कि ऑब्वियसली ऑन अ थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन थिंक कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर योर इन्वायरमेंट, बट डीप डाउन एवरीबडी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ इट इज इम्पैक्टिंग देम। तो अगर मेरे को बिजली का बिल बहुत ज्यादा भरना पड़ता है, अगर मैं बहुत ज्यादा इरिगेशन करती हूँ, तो मैं सोचूंगी कि सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतनी बिजली यूज करूँ। अगर बिजली मेरे को बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पे मिलती है या फ्री में मिलती है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है अगर जबरदस्ती में बहुत ज्यादा पानी भी यूज कर लूँ तो ऐसे अलग अलग चीजों पे सब्सिडी मिल रही है। अब फर्टिलाइजर्स पे मान लो बहुत ज्यादा अगर सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, ऑब्वियसली देखो इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि आपको फार्मर्स के लिए चीजें चीप भी रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली थिंग्स मैटर देयर आल्सो, बट यू ऑल्सो डोंट हैव टू मेक इट वेरी चीप कि दे स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। कि अगर फर्टिलाइजर बहुत सस्ता मिल रहा है या बहुत ही कम आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है, सो दे माइट एंड अप ओवर यूजिंग इट, विच इज बैड फॉर द इन्वायरमेंट, विच इज बैड इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारी चीजों को भी सोचना पड़ेगा। तो सब्सिडीज जो है वाटर के अंदर, एनर्जी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इनके फिजिकल कॉन्सिक्वेंस तो हैं ही, ये आप पे पैसे का बर्डन तो डालते ही हैं, बट ये एग्रीकल्चरल बर्डन भी डाल रहे हैं आप पे, इन सॉरी इन्वायरमेंटल बर्डन भी आप पे डाल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज टू बी थॉट अबाउट। फ्री पावर रखोगे, चीप पावर रखोगे, तो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से वाटर टेबल्स बहुत ज्यादा नीचे चली जाएंगी, एक्सेसिव सॉइल इरोजन होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। और दूसरी चीज देखो, एग्रीकल्चर क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है और क्लाइमेट भी एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है। तो अगर जैसे एग्रीकल्चर जो है, इट्स इंटायरली लिंक्ड विद इट।
एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट सेक्टर विच विल बी इम्पैक्टेड अगर क्लाइमेट चेंज, अगर क्या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे ही देखने को मिलेंगे। इट विल बी द फर्स्ट सेक्टर विच विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट। तो एग्रीकल्चर देखो क्लाइमेट पे, वेदर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एंड इसी की वजह से ये सेक्टर थोड़ा सा वल्नरेबल भी है। एंड थिंक अबाउट द पीपल हु आर entirely डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, अगर उनकी जिंदगी में थोड़ा भी बदलाव होता है बिकॉज ऑफ दिस, सो दे आर द वन हु आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू इट। ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अंदर एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज का जो लिंक है वो देखा गया था। फर्स्ट इट वाज टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सर्वे एंड व्हाट देयर वर टू की फाइंडिंग्स व्हिच वर मेंशन्ड। पहली चीज जो पहली मेन फाइंडिंग थी कि देखो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कह लो, रेनफॉल कह लो, वो लीनियर नहीं है। कि टेम्परेचर अगर स्लोली स्लोली बढ़ रहा है तो उसकी इम्पैक्ट लीनियर नहीं है, दे आर नॉन लीनियर। ठीक है। मतलब क्या, क्लाइमेट चेंज impact in terms of temperature and rainfall are non-linear। मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो रेनफॉल जो है सब्सटैंशियली लो होगी, बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगी। और जो नंबर ऑफ ड्राई डेज है, मतलब जितने दिन चीजें ड्राई रहेंगी, दैट बिकम्स फार मोर देन द नॉर्मल नंबर दैट इज देयर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें ग्रेजुअली इम्पैक्ट हो रही, बहुत सडन इम्पैक्ट होगा। लीनियर का मतलब जैसे चीजें लीनियरली चेंज हो रही है इसका मतलब ये है, चीजें एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है का मतलब ये है। ठीक है। सो दीज चेंजेस आर नॉन लीनियर। सेकेंड थिंग कि ये जो इम्पैक्ट है ऑफ क्लाइमेट चेंज वो नॉन इरिगेटेड एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू इरिगेटेड एरियाज। क्यों? क्योंकि इरिगेटेड एरियाज ऑब्वियसली हैव सम वे ऑफ डीलिंग विद दिस। लेकिन जो नॉन इरिगेटेड एरियाज हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज रेनफॉल में बड़े ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आप टोटली वेदर पे डिपेंडेंट हो, यू डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन, राइट? सो द इम्पैक्ट ऑफ climate change factors are significantly more adverse in unirrigated areas, जहाँ पे इरिगेशन नहीं होता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन दी वेदर फॉर, मॉनसून पे डिपेंड करते हैं वो लोग। Unirrigated areas compared to irrigated areas। ठीक है। तो ये चीजें तो हैं ही, प्लस जो एक्सट्रीम वेदर अगर होता है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल यील्ड को भी इफेक्ट करेगा, वो आपकी अर्निंग पोटेंशियल को भी इम्पैक्ट करेगा। सो जैसे अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर शॉक्स देखने को मिलते हैं, सो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू ए पर्टिकुलर टेबल विच इज रेलेवेंट टू दिस। Yeah, so if we look at this table, this is a table which shows the impact of weather shocks on agricultural yield। Yield का मतलब होता है कि
एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे आपने कितना अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रो किया, ठीक है। एंड फार्म इनकम इन इंडिया, ठीक है। तो अगर आप इस चीज का इम्पैक्ट देखते हो, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर यील्ड, इम्पैक्ट ऑन फार्म इनकम, दो अलग अलग चीजों का इम्पैक्ट है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर शॉक्स अगर होते हैं और एक्सट्रीम रेनफॉल शॉक्स अगर देखने को मिलते हैं। खरीफ खरीफ दो तरीके की सीजन्स हैं जिसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप होती है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। जैसे जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, गेहूं सरसों, इस सीजन में अभी इनका ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है। होली हरियाणा में, आई डोंट नो व्हाट इज द कल्चर इन अदर प्लेसेस, इन हरियाणा द वे थिंग्स हैपन इज कि जब होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन में आप जो गेहूं होते हैं, गेहूं थोड़ा सा काट के, गेहूं उस टाइम ग्रीन होता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट होली के बाद थोड़ा 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 जो है हार्वेस्टिंग सीजन के आप करीब आ रहे होते हो। वीट जो गेहूं है वो एक रबी क्रॉप है, यस, ऐसे ही सरसों है, एक रबी क्रॉप है, ठीक है। तो होली पे क्या करते हैं कि गेहूं की बाल बोलते हैं उसको, जो इट्स लाइक दिस ना, इस तरीके का गेहूं का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के उसके पौधे होते हैं। तो आप उसको लेके आते हो खेत से, जिनके भी खेत हैं, जिनके नहीं भी हैं वो आस पड़ोस में से ले आते हैं। और जब होलिका दहन होता है तो वो जो आप ये अलग अलग बाल लेके आए हो, इसको भूनते हैं। भूनना मतलब कि एक तरीके से क्या कहूँ मैं इसको, कि आग में सेकना, भूनना। और फिर जब आप घर आते हो तो फिर उनको भुंदे हुए जो गेहूं होते हैं, फिर उसको रब करके वो बिल्कुल दाने दाने निकल के आ जाते हैं। इट्स लाइक रोस्ट कर रहे हो तुम उसको, ठीक है। तो ये मतलब कल्चरली इस तरीके से भी चीजें होती हैं, होली के टाइम पे ऐसा जरूर होता है। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वीट एंड मस्टर्ड, जो है ये रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। और खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हरियाणा के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो कॉटन आ गया, इसको कपास भी बोलते हैं, उसके अलावा बाजरा हो गया, उसके अलावा ग्वार, जो ग्वार की फली जिसकी सब्जी भी बनती है, लोग खाते हैं उसको। तो ये कुछ प्रोमिनेंट खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये उस सीजन में आती हैं, जैसे अभी अ, क्या बोलूं मैं इसको, जून जून के आसपास, मई जून के आसपास से ग्रो होना शुरू होती हैं। और ये जो है आई थिंक अक्टूबर नवंबर में इनको ग्रो करना शुरू करते हैं, और वो पूरी एक साइकिल, 6 6 महीने की साइकिल में ये चीजें ग्रो करती हैं, ठीक है। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग हाउ दीज थिंग्स आर देयर। एनीवेज, सो इफ वी टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप्स, तो ये सीजन के हिसाब से क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स में ऑन एन एवरेज अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर शॉक्स आपको दिखने को मिलते हैं, तो 4% डिक्रीज होगा एग्रीकल्चर यील्ड्स में। तो अगर 100 यूनिट्स कुछ चीज ग्रो कर रही थी, तो वो 96 यूनिट्स ही ग्रो करेगी। और अगर एक्सट्रीम रेनफॉल शॉक्स देखने को मिलते हैं, तो 12.8% डिक्रीज हो जाएगा क्या, यील्ड, एग्रीकल्चरल यील्ड। एंड फार्म इनकम पे इसका क्या इम्पैक्ट है, आप अगर 100 रुपए कमाते हो तो अब 4.3% डिक्रीज हो जाएगी आपकी इनकम। तो अब आप सिर्फ 95.7 रुपीज ही कमा रहे होगे, अगर आप पहले 100 रुपए कमाते थे। सिमिलर नंबर, दिस इज द परसेंटेज फॉल इन दी farm income because of extreme rainfall shocks and because of extreme temperature shocks in terms of the kharif crops। एंड फिर यही बात थी कि ना कि इरिगेटेड एरियाज में और अनइरिगेटेड एरियाज में विद इन खरीफ किस पे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, कि एक्सट्रीम रेनफॉल शॉक अगर है, तो जहाँ अनइरिगेटेड एरिया है, तो मतलब आप टोटली वेदर पे डिपेंड हो गए, तो वहां पे ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट्स, ज्यादा एक्सट्रीम इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ये रबी के लिए है हमारा नंबर, रबी में इरिगेटेड, रबी में अनइरिगेटेड एरियाज, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्शंस in terms of decrease in the agricultural yield and decrease in the farm income because of temperature shocks and because of rainfall shocks because of climate change, ठीक है।
तो उसके अलावा देर इज अ बॉडी विच इज आईपीसीसी। आईपीसीसी का काफी नाम अगर आप सुनते हो, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये काफी सारी रिपोर्ट्स भी निकालते हैं कि अगर इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ऑल दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स एंड अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को, कोप 21 पेरिस में जो अग्रीमेंट हुआ था, ये सब में काफी मेजर रोल रहा है आईपीसीसी का। इंटर गवर्नमेंटल मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इनकी एक प्रोजेक्शन है कि इनके ट्रेंड्स के हिसाब से अगर टेम्परेचर जिस बेसिस पे ग्रो कर रहा है उसी बेसिस पे ग्रो करते रहे, ग्लोबल वार्मिंग जिस बेसिस पे ग्रो कर रही है उसी पे ग्रो करती रहे, तो देर इज अबाउट 15 to 18% एवरेज डिक्लाइन इन फार्म इनकम्स। और जो नॉन इरिगेटेड एरियाज हैं या अनइरिगेटेड एरियाज हैं वहां पे तो ये इम्पैक्ट और भी ज्यादा है। इन दी अनइरिगेटेड एरियाज ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, अबाउट 20 to 25%। ये इतना, इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइन इन फार्म इनकम। तो काफी क्लाइमेट चेंज का काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो भी रहा है और हो भी सकता है पोटेंशियली ऑन फार्म इनकम्स। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि यू आर टोटली रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर, स्पेशली अगर और भी ज्यादा लेवल पे हो कि मतलब तुमको इरिगेशन की फैसिलिटीज भी नहीं है, तो तुम डबल, मतलब एक तरीके से दो तरीके से तुमको मार पड़ रही है। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट, ऊपर से जो जो सारे रेनफॉल के इम्पैक्ट्स हैं, टेम्परेचर के शॉक्स हैं, वो सब तुम्हें ही झेलने पड़ेंगे, प्लस तुम्हारा कोई और रेवेन्यू स्ट्रीम भी नहीं है। तो तुम बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में हो जाते हो, ठीक है। So these are some of the challenges associated with sustainability. So these are three goals that have to be kept in mind wherever we are trying to formulate policies for agriculture and for other things, right? तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है to deal with these three broad goals of agriculture, which is growth, inclusivity या फिर inclusiveness या equity कह लो, एंड सस्टेनेबिलिटी। ये तीन जो गोल्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या पोटेंशियली अलग अलग चीजों पे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स that are needed for enhancing farm income, that is basically in terms of growth, and also inclusivity and sustainability। ठीक है, तो किस किस तरीके की पॉलिसीज हो सकती है हमारे पास। सो लेट्स सी, एक एक करके इस पे ध्यान देते हैं। तो देखो, तो बेसिकली क्या क्या मीडियम टर्म स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या पॉसिबल एक्शन प्लान हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है कि भाई मैक्रो लेवल पे आपको चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एग्रीकल्चर, इसका क्या लेना देना है। तो देखो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर जो है, अगर एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करनी है, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना है, तो आपकी जो फिस्कल पॉलिसीज हैं वो भी साउंड होनी चाहिए। फिस्कल पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका टैक्स रेवेन्यू इंप्रूव हो और जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर पाओ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर।
आप बोलोगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या लिंक है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होगी तभी आप, ऐसा है कि बहुत सारे एरियाज जो है जो नॉन इरिगेटेड है वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज लेके आओ, केनाल्स बिल्ड बिल्ड करो, ये सारी चीजें हो, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जिससे फार्मर अपने प्रोड्यूस को गांव से लेके शहर तक बहुत ही क्लियर तरीके से पहुंचा पाए, ठीक है। देर आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आ जाए, ये सब तरीके की चीजें भी होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा ट्रेड पॉलिसीज भी ऐसी होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करे। एंड उसके अलावा एक और चीज जो क्लियरली निकल के आती है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रमोट करना पड़ेगा। किस चीज को? प्रमोशन ऑफ रूरल नॉन फार्म सेक्टर। नॉन फार्म सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा हैवीली रिलायंट नहीं हो सकते सिर्फ एग्रीकल्चर पे। प्लस आपको और क्या करना पड़ेगा? आपको लेबर इंटेंसिव, मतलब जिसमें लेबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विसेज, इनको ग्रो करना पड़ेगा। इनकी ग्रोथ जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये चीजें ग्रो करेंगी तभी लोगों की एग्रीकल्चर पे रूरल एरियाज में डिपेंडेंसी कम होगी। ताकि क्या हो? टू टू रिड्यूस द डेमोग्राफिक प्रेशर, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। तो अब सवाल ये आता है कि भाई अगर हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है तो क्या इसका सोल्यूशन नॉन एग्रीकल्चरल चीजों में है कि नॉन नॉन फार्म सेक्टर को ग्रो करो, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करो? क्या इस चीज का सोल्यूशन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने में है क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ? तो बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिनके हिसाब से जैसे कि T.N. श्रीनिवासन। तो कई इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग हिम, उनके अकॉर्डिंग क्या, उनको क्या लगता है कि जो फंडामेंटल फैक्टर है लो प्रोडक्टिविटी का इन एग्रीकल्चर, दैट लाइज इन नॉन एग्रीकल्चर, वो नॉन एग्रीकल्चर में लाई करता है। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको सक्सेसफुली डेवलपमेंट लेके आना है, ट्रांसफॉर्म करना है एग्रीकल्चर को, तो एक सब्सटेंशियली लार्ज पार्ट ऑफ इनिशियल शेयर ऑफ लेबर फोर्स जो है वो कहाँ पे आनी चाहिए? वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए और अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज होना चाहिए उसका, राइट। ताकि आप यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर को कहाँ पे इन्वॉल्व कर सको? लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे लेके जाने की जरूरत है ताकि क्या कर सके आप? ग्लोबल लेवल पे डोमेस्टिक एंड जो वर्ल्ड मार्केट की डिमांड है, इसकी डिमांड्स को पूरा कर सको। एंड यहाँ पे जो एक्सेसिव लोग इन्वॉल्व है इसी की वजह से तो प्रोडक्टिविटी कम हुई है। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व कम हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा उनका क्लेम है। तो अगर आपको याद हो, आपने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वन में जो आपके सेमेस्टर 5 में कोर्स था, वहां पे हमने ना एक ल्यूइस मॉडल पढ़ा था। ल्यूइस मॉडल में इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमने वहां पे भी यही बात पढ़ी थी कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पे देर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर एंड देर इज वेरी लो प्रोडक्टिविटी। तो अगर इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म होना है तो उसमें से काफी लार्ज चंक ऑफ लेबर को अर्बन सेक्टर में मूव करना पड़ेगा। उसी की वजह से जो इकोनॉमी है वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। तो ये जो हमारा मॉडल था विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
with unlimited supply of labor. ये भी इसी के बारे में बात करता है, ये भी इसी तरीके के आर्गुमेंट देता है। सो दिस आर्गुमेंट इज सिमिलर टू व्हाट द आर्गुमेंट वी हैड इन द लुईस मॉडल। ठीक है। लेकिन तो ये तो कुछ स्टडीज है जो बोलती है कि भाई आपको नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है। लेकिन तो कुछ स्टडीज बोलती हैं कि ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर और अर्बन ग्रोथ है वो इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। लेकिन काफ़ी सारी और स्टडीज भी हैं जो क्या बोलती हैं कि जो एग्रीकल्चर का रोल है ना पॉवर्टी रिडक्शन में और ग्रोथ में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी नॉन एग्रीकल्चर पार्ट। और ये चीज़ और देखी गई है कि एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ होती है तो जो बेनिफिट है ना उस ग्रोथ का वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को मिलता है। लेकिन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ग्रोथ होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उस लेवल पे नहीं जाता जितना एग्रीकल्चर का है। ठीक है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट से हमें यही समझ में आता है कि देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करो, आपको दोनों सेक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। और इस सेक्टर में ग्रोथ अगर होती है तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट द नॉन फार्म सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो हैज टू ग्रो ताकि इस सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी आ सके। इस सेक्टर पे जो प्रेशर है ऑफ number of people who are dependent on this that also decreases and people move from this side to this side। और एग्रीकल्चर में ग्रोथ अगर होगी तो एग्रीकल्चर एज ए इंडस्ट्री ऐसी है जिसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं तो बाकी सेक्टर से। सो वो उसमें अगर ग्रोथ होती है तो और सेक्टर्स में भी ग्रोथ होगी। ठीक है। तो वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच रिगार्डिंग दिस। तो बोथ एग्रीकल्चर, बोथ नीड टू बी फोकस्ड। एंड एग्रीकल्चर में आपस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं अलग अलग सेक्टर से। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आर देयर विद अदर सेक्टर्स। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला कि भाई मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे आपको किस तरीके से चीजें प्रोसीड करनी है। The next point, the next thing that we have here, the next kind of policy that we need to talk about is there's a continued discussion regarding DFI, which is doubling the farmers' income। जितने भी आप प्रोटेस्ट सुनते हो, जितने भी आर्ग्यूमेंट सुनते हो, उसमें यही देखने को मिलता है कि द गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस कि 2022 तक दे विल इंश्योर दैट द फार्मर्स इनकम गेट्स डबल्ड। तो हाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बिकॉज अभी देखो हम लोग ग्रोथ एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या था, ग्रोथ। फिर क्या पार्ट था, इक्विटी। फिर क्या पार्ट था, सस्टेनेबिलिटी। तो मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे चीजों की जरूरत है चीजों को ग्रो करने के लिए। सेकेंडली, अगर ग्रोथ चाहिए तो यू ऑल्सो वांट दी फार्मर्स इनकम टू डबल, राइट, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। DFI बोलते हैं इसको, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। ठीक है। तो बहुत अलग अलग स्टडीज हुई है जिन्होंने इस चीज की फिजिबिलिटी को स्टडी किया है कि क्या ये फिजिबल है। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर पेपर आई थिंक वाज रिटन इन 2018, द पेपर दैट वी आर स्टडिंग, एंड देयर वाज अ टारगेट इन 2022 टू रीच द फार्मर्स इनकम टू अ डबल लेवल। तो उस चीज की फिजिबिलिटी को स्टडी किया बहुत सारी अलग अलग स्टडीज ने। सो देयर वाज वन पर्टिकुलर स्टडी बाय चांद इन 2016 जिन्होंने अलग अलग किस चीज की बात की, अलग अलग सोर्सेज ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी इफ यू वांट टू अचीव DFI विच इज डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो वो क्या क्या सोर्सेज की बात करते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल सोर्सेज हो सकते हैं जिसकी वजह से फार्मर इनकम डबल हो सकती है। तो पहला पॉइंट जो निकल के आया दैट वाज कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है। सेकेंडली, आपको ओवरऑल टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना पड़ेगा।
ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपको अपनी इनकम डबल करनी है तो देखो, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते एक ही तरीके की क्रॉप्स पे। आपको जो वो क्रॉप है जो हाई वैल्यू देती है, मतलब जिनका मार्केट में आपको वैल्यू बढ़िया मिलता है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है, उस तरीके की क्रॉप्स अगर आप ग्रो करोगे, उनमें आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही तरीके की क्रॉप ग्रो करो, राइट। सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई टू हाई वैल्यू क्रॉप्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर इनकम। डाइवर्सिफिकेशन टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी। उसके अलावा आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द फार्मर उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर फार्मर्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर फार्मर्स का मतलब क्या होगा कि जब फार्मर प्रोडक्ट बेचता है, उस पे उस चीज को कितना प्राइस मिलता है, डिवाइडेड बाय, so बेसिकली द प्राइस ऑफ व्हाट ही इज सेलिंग डिवाइडेड बाय द प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स दैट ही इज बाइंग। ये रेशियो है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने का मतलब एसेंशियली यही है कि जो आप क्रॉप बेच रहे हो, जो भी चीजें आप सेल कर रहे हो, उसका प्राइस आपको बेटर मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू व्हाट इज द प्राइस ऑफ इनपुट दैट यू आर फेसिंग, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, आप बहुत ज्यादा सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं हो सकते। यू ऑल्सो हैव टू डाइवर्सिफाई योर सोर्सेज ऑफ इनकम। यू ऑल्सो हैव टू गेट इनटू द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। सो शिफ्टिंग cultivators to non-farm and subsidiary activities। तो ये कुछ पॉसिबल एरियाज हैं जहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो हम जो गोल है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, उस पे पहुंचने की सोच सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की अलग अलग चीजें देखने को मिली। अब पिछले जो भी वक्त रहा है उसमें गवर्नमेंट ने भी काफी सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं इन ऑर्डर टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सो लाइक इरिगेशन रिलेटेड, क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलेटेड, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, सो दैट इज रिलेटेड टू इरिगेशन। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दिस इज रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑफ द क्रॉप इफ समथिंग हैपेंस टू द क्रॉप। उसके अलावा सो लाइक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दिस इज रिलेटेड टू सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन, सिंचाई करना। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल का मतलब होता है क्रॉप, फसल बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस, योजना का मतलब होता है स्कीम। ठीक है। उसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड्स, किस आपकी सॉइल की टेस्टिंग होगी, उसमें किस किस न्यूट्रिएंट की लैक है, कौन कौन सी ज्यादा है, किस तरीके से फर्टिलाइजर्स का सिलेक्शन होना चाहिए, दैट विल बी असिस्टेड यूजिंग दिस। उसके अलावा ई नैम मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स। उसके अलावा देर इज अनदर स्कीम विच इज पीएम आशा योजना। आशा, दिस इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, प्राइसिंग के रेफरेंस में। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो सेड कि भाई जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, देर इज अ स्कीम जिसके थ्रू फार्मर्स अपना जो प्रोड्यूस है एक गिवन प्राइस जो सरकार ने सेट किया है, जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, उस पर अपनी क्रॉप्स को सेल कर सकते हैं। तो जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कितना होना चाहिए? 1.5 टाइम्स जो भी आपकी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में
आपकी जो इनपुट कॉस्ट है प्लस जो भी आपका फैमिली लेबर लगा हुआ है इस काम में, उसकी जो भी आप इम्प्यूटेड कॉस्ट निकालते हो, उनको 1.5 टाइम्स कर लो, एमएसपी उतना होना चाहिए। इस तरीके की स्कीम्स जो है दे आर अंडर ऑपरेशन। ठीक है। तो ये सारी चीजों के इंट्रोडक्शन के बावजूद काफी सारे चैलेंजेस है जो हमें अपने साथ सामने देखने को मिलते हैं। कि अगर हम लोग 2003 से लेके 2023 की बात करें, 2013 की बात करें, सो इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स फार्मर इनकम नॉमिनल टर्म्स में तो 3 टाइम हो गए हैं, 3 टाइम्स हो चुके हैं नॉमिनल टर्म्स में। बट नॉमिनल टर्म्स में इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि उनका रियल बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो ग्रो कर रही है। सो नॉमिनल टर्म्स में तो फार्म इनकम जो है वो 3 टाइम्स हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है। बट अगर रियल टर्म की बात करें तो दिस इज अबाउट 32% इंक्रीज इन 10 ईयर्स। सो बेसिकली अबाउट 3.2% एनुअल इंक्रीज। ठीक है। लेकिन अगर फार्मर इनकम को डबल करना है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम तो ग्रोथ रेट ऑफ 10% इज रिक्वायर्ड, विच इज नोवेयर क्लोज टू वेयर वी आर। ठीक है। तो 2014 से लेके 18 के पीरियड के बीच में जो ग्रोथ रेट रही है फार्मर्स की इनकम ग्रोथ रेट, दैट इज अबाउट 2.5%, बट द रिक्वायर्ड रेट इज 10% in order to achieve doubling of farm income. So this is something which looks a little challenging here. ठीक है। उसके अलावा देखो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को इंक्रीज करने की जरूरत है। उसके अलावा जो फार्मर्स की इनकम है उसके बीच में बहुत ज्यादा वेरिएशन है विद इन स्टेट्स एंड विद इन डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स के क्लासेस। मतलब किसके पास कितना लैंड है उसके बेसिस पे भी फार्मर इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास पीस ऑफ लैंड बहुत ही स्मॉल है, वो भी काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं। ठीक है। अलग अलग रीजन्स, ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, दैट इज ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो चलो ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर मार्जिनल फार्मर्स, अबाउट 86% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर मार्जिनल फार्मर्स। बट उसमें भी सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट कैटेगरी वो लोगों की है जिनके पास कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है, सो दे आर एक्टिंग लाइक एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो उनके लिए तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। ठीक है। और जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी इनकम बहुत वॉलेटाइल होती है। ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड तरीके से भी चीजें नहीं कर सकते और उन पे कर्जे भी बहुत होते हैं। तो उनकी अगर इनकम डबल भी हो जाती है, अभी उनकी इनकम इतनी कम है कि उनकी इनकम डबल भी हो जाती है तो भी उनके बेसिक खर्चे नहीं निकलेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। सेकेंड थिंग कि ठीक है, अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ ये वो, लेकिन अब उसके साथ साथ आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ध्यान देना है। तो लो इनकम, फिर सस्टेनेबिलिटी, फिर ये सारी चीजें अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देती है। ठीक है। तो 2022 तक का जो भी टारगेट था, अभी तो हम लोग 2025 में हैं, वो अचीव ना भी हो पाए ठीक है, बट ओवरऑल द फोकस शुड बी ऑन doubling the farmer income, even if you're not able to achieve it by 2022, which is clear that it was not achieved by 2022. But still the focus should be there on doing the at least the bare minimum things so that ये चीज पे कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स चलते रहें, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम पे जो है काम चलता रहे। ठीक है। एंड सरकार का फोकस प्रोडक्शन पे तो होना ही चाहिए बट इनकम पे भी होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, हम प्रोडक्शन जिस स्पेस पे ग्रो कर रहे हैं उस स्पेस पे हम लोग फार्मर्स की इनकम को ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं। उसके फिर बहुत सारे रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हैं? कि फार्मर्स को किस प्राइस पे चीजें मिल रही हैं। हो सकता है कि फार्मर्स से जो प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है वो 1 रुपया पर केजी हो सकता है, टमाटर 1 रुपए पर केजी में मिल रहा हो लेकिन मार्केट में वो 40 पे आ जाता है। तो सोच लो तुम बीच में कितने इंटरमीडियरीज हैं, कि अगर फार्मर डायरेक्टली सेल करता मार्केट में तो क्या उसको बेनिफिट मिलता, और बिकॉज वो अभी जिस रेट पे ग्रो कर रहा है, वो जिस रेट पे चीजें सेल कर रहा है, तो उसकी इनकम कितनी है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन बिटवीन ऑल्सो। सो वी ऑल्सो नीड टू लुक एट व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एंड द मार्केटिंग पॉलिसीज। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या होना चाहिए वो देखा, हमने डबलिंग ऑफ फार्मर ऑफ इनकम से कंसर्न्ड चीजें किस किस तरीके से होनी चाहिए वो देखा। अब द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट पॉलिसी दैट वी नीड टू एनालाइज इज what should happen regarding pricing.
प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्राइसिंग कैसी होगी, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसी होगी, अगर वो मान लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचने जा रहा है तो वो बिक भी रहा है कि नहीं, वो लोग उसको प्रोक्योर कर रहे हैं या नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हर क्रॉप के लिए अवेलेबल है कि नहीं, या उनकी मजबूरी है कि जो प्राइस ठेकेदार बोलते हैं उसी पे उसको बेचना पड़ेगा मंडी में जिस प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है? तो दीज आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी फिगर्ड आउट. So what are the policies in terms of price and marketing policies? Okay, so this is something that we'll do in the next session. Apart from, there are other policies also that we need to think about regarding water technology, ये सब चीजें, and multiple other recommendations and reforms are there. So we will get into that in the next session. Okay, all right. Thank you so much. Bye bye.